है गाइस, जैसे कि आज हम बात करेंगे कैदियों के जो अधिकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं सामान्य तौर पे। फिर महिलाओं के, बुजुर्ग के, जो हर तरीके के जो कैदी हैं जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आज। तो ये जो बुक्स है ये पानीपत जो डीएलएस के थ्रू हमें प्रोवाइड की गई है एंड सीजीएम अमित शर्मा जी द्वारा। एंड थैंक्स टू अमित शर्मा सीजीएम। एंड ये हम आपको नॉलेज इसलिए दे रहे हैं ताकि एक बेसिक लॉ की नॉलेज सबको होनी चाहिए, क्योंकि लॉ की नॉलेज कब आपको जरूरत पड़ जाए पता नहीं चलता। क्योंकि जब मुसीबत आती है बता के नहीं आती, वो अपने आप ही आ जाती है। और कभी कभी मतलब हम किसी और की मुसीबत को देखें या कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो या किसी और की हम हेल्प करना चाहते हैं तो हम कर पाते हैं। मेनली क्या होता है कि एकदम हम किसी वकील को कॉल नहीं कर सकते। वकील की भी जो एक एडवाइस की फ़ीस होती है 2200 मिनिमम होती है। एंड लॉ की नॉलेज आपको यदि होगी तो आप अपने आप को मतलब अपने आप को फील कर पाएंगे काफ़ी अच्छा, क्योंकि आपको थोड़ा बिना बात किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, लॉ की नॉलेज का अभाव कानून नहीं मानता। तो यदि आपसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए केस फाइल करते दौरान या कुछ भी वट एवर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो विक्टिम है फंस जाता है, जो निर्दोष है फंस जाता है। तो एक लॉ की नॉलेज सबको होनी चाहिए, बेसिक लॉ की नॉलेज सबको होनी चाहिए। हाँ, पैरवी करता ज़्यादातर लॉयर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ड्राफ्टिंग करनी आती है, प्लेटिंग एंड ऑल सब कुछ आता है, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज सबको होना जरूरी है आज के टाइम में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉक। ओके, अभी हम जैसे कि जो हमारा विषय स्टार्ट होगा मतलब हम हर तरीके से बात करेंगे शिक्षा से रिलेटेड। आपके जो अधिकार है, महिलाओं के कैदियों के अधिकार है, मुआवजा, अपील, छुट्टी, विशेष अवकाश, रिहाई से संबंधित जानकारी। अभी हम जो कर रहे हैं सामान्य प्रश्न उत्तर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैदियों के जो अधिकार है क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, एंड हमारे देश में आज जेलों की क्या स्थिति है। जैसे कि आप जानते हो कि कई जेलों में तो पानी भी उपलब्ध नहीं होता, नहीं शौचालय है। जो 70% जो जेलों में है अभी भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कुछ जेलों में तो मनोरंजन की सुविधा है, जैसे कि पानीपत के जो जेल है पसीना गांव, ठीक है, पसीना गांव में है, उसमें मनोरंजन की सुविधा है। वहाँ मतलब जेल के कैदियों के लिए रेडियो चलवाया जाता है। उसमें जो जेल के कैदी हैं अपने पसंद का गाना चलवा सकते हैं और खुद भी भाग ले सकते हैं, ताकि उनका डाइवर्ट दिमाग हो और अच्छी दिशा में उनका दिमाग जाए। ओके, कई बंदी गृहों में उपयुक्त वायु संचार भी उपलब्ध नहीं है। 2/3 बंदी गृहों का निर्माण पिछली शताब्दियों में हुआ था, ठीक है, और कुछ इस शताब्दी के पहले 2 दशकों में बनाए गए थे। तब से जेलों में आने जाने वाली जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है, पर उचित संख्या में जेलों के निर्माण पर न्यूनतम ध्यान दिया गया। इस वजह से अधिकतर जेलों में आवश्यकता से अधिक लोग जेलों में बंद हैं। ओके, तो आवश्यकता से अधिक जेल के बाद बताया गया कि जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है, पर उचित संख्या में जेलों के निर्माण पर न्यूनतम ध्यान दिया गया है। इस वजह से जेलों में आवश्यकता से अधिक जेलों में लोग बंद हैं। ओके, स्वतंत्रता से पूर्व मतलब आज़ादी से पूर्व भारत में कैदी के प्रति किस तरीके का व्यवहार था, ये थोड़ा आम जो बातें में जान होनी चाहिए। ये पार्ट 1 में हम सिर्फ अभी आम बातों के बारे में बात करें, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा अभी, ठीक है, तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। ओके, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कैदियों के प्रति किस तरीके का व्यवहार किया जाता था। पूर्व काल में समाज के जो विरोधी माने जाते थे उनके लोगों द्वारा निंदा की जाती थी और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। जेल के प्रशासन अधिकारी भी उनसे बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है, लेकिन आजकल इतना नहीं होता। आजकल सोचते हैं कि डाइवर्ट उनका दिमाग करें, क्रिमिनल जो दृष्टिकोण है जो कैदियों का वो कम हो, और मतलब कम क्या ख़त्म ही हो, और अच्छा उनका दृष्टिकोण बने। तो उन्हें काफ़ी उनको कुछ कुछ सिखाने की भी कोशिश की जाती है, जैसे कि उनको कंप्यूटर क्लासेज भी दी जाती हैं कई कई जेलों में। कई जगह लाइब्रेरी भी बनी है, जैसे कि पसीना गांव पानीपत में बनी है, पानीपत के पास है। तो इस तरह काफ़ी आजकल ध्यान दिया जा रहा है। जो वैज्ञानिकों का अपराध में क्या दृष्टिकोण है। अपराध एक मानसिकता का परिणाम है। ओके, फोर्थ जो पॉइंट है, गांधी जी का बंदियों और बंदी गृहों के विषय में क्या विचार था। ओके, उनके दृष्टिकोण से अपराधियों का उपचार अस्पताल में रोगियों की तरह किया जाना चाहिए, ठीक है, अपराधियों का उपचार अस्पताल में रोगियों की तरह किया जाना चाहिए। जेल में कैदियों की तरह भर्ती कर उनका उपचार और देख रेख करनी चाहिए। 5th पॉइंट यहाँ यह आता है कि कानून के अनुसार कैदियों को किस तरह देखा जाता है। कानून की नज़र में कैदी भी मनुष्य है, पशु नहीं। न्यायमूर्ति जो VR कृष्ण अय्यर के अनुसार कारागारों के संरक्षकों को जो कैदियों की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य कर मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कैदियों पर अभिघात किया जाता है तो उनसे संविधान को प्रघात पहुंचता है।
क्योंकि यदि मनमाने ढंग से उनके ऊपर व्यवहार किया जाएगा तो कहाँ से जो हमारा संविधान है, हमारा लॉ है, मतलब सुरक्षित है। क्योंकि हमारे संविधान में कहा जाता है कि मतलब उनका दृष्टिकोण सुधारा जाए, अच्छा व्यवहार ना किया जाए ज़्यादा, लेकिन इतना भी बुरा व्यवहार नहीं कि उनका मानसिक संतुलन ही खराब हो जाए, उनको शारीरिक यातना ही दी जाए, पीड़ित ही किया जाए, तो वो भी नहीं किया जाए। ओके, कैद का मुख्य प्रयोजन क्या है? बंदी गृह का जो मुख्य प्रयोजन है आपराधिक व्यवहार का निराकरण, जिससे उनका पुनरुद्देश किया जा सके। मतलब उनका जो पहले जो क्रिमिनल दृष्टिकोण है, कभी करके होता है कि बहुत सारे लोग गलत उसमें उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, जिस कारण वो क्रिमिनल बन जाते हैं, कभी कभार भूखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण, और कभी कभार खुद भी बंदा इंसान गलत होता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि उसका एक अच्छा दृष्टिकोण बन जाए और वो अच्छी लाइफ स्टाइल जिए बाद में, और एक समाज को एक अच्छा वो दे पहलू। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट की ने भी उसके बारे में बताया था कि एक जो मतलब प्रिजनर था, जेली था, उसने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, जिसमें सॉफ्टवेयर में क्या था, उसने क्या निर्माण किया था कि एप्लीकेशन का, कि भाई उसमें जेलियों के कैदी ने क्या क्या भी खाना खाया, कितने रुपये में खाना खाया, उनके खाते में कितने पैसे हैं, अभी वो कहाँ गए कहाँ नहीं। इससे क्या होता है तो जेल के कैदियों को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलती है, और जो वहाँ के कि भाई कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं, मान लो कल कुछ गलत घटना कर दे किसी के साथ, या कहीं भाग जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैं उसकी जो कार्य मतलब रोज जो काम करता है उसके ऊपर हमारा रोज हमारा उसके ऊपर सुपरविजन है, इंस्पेक्शन है। ठीक है, इससे क्या होता है कि यदि कोई जेल कैदियों के ऊपर कोई गलत तरीके से व्यवहार किया जाए तो उनके पास भी एक सबूत है कि देखो सॉफ्टवेयर जांच कर लो कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, उस समय मैं खाना खाने गया था, उतने रुपये मैंने दिए थे और मेरे खाते में इतने पैसे थे, इस समय मैं यहाँ गया, उतने अभी मेरे से वो लोग वो मेरे जो घर के फ्रिज वो हैं इतने बजे मिलने हैं, जो कि सारा कुछ डाटा में रिकॉर्ड होता है सॉफ्टवेयर में। तो ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस व्यक्ति की मतलब प्रशंसा ही की थी इसी बात की कि सॉफ्टवेयर ने अच्छा निर्माण किया, जो कि हर जगह लागू हुआ है वो सॉफ्टवेयर, तो जिससे काफ़ी मतलब जेल में हर किसी को उससे सुविधा मिल रही है, तो हर किसी का दृष्टिकोण सुधारा जाता है। ओके, अब इसमें हम जो बात कर रहे हैं कि पुनरुद्देश किया जा सके, उसकी जो प्रतिष्ठा है, स्वाभिमान है, अच्छे नागरिकों के गुण को पुनः स्थापित किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार वे व्यक्ति एक सामाजिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बंदी गृह से जब बाहर निकलेगा तो दोबारा से क्रिमिनल दृष्टिकोण नहीं रहेगा उसका। अगर दंड की धारणा में क्या परिवर्तन लाए गए? सभ्य समाज में दंड कैदियों की प्रतिष्ठा को निम्नीकृत नहीं करता, क्योंकि कैदियों के प्रति व्यवहार मानवता और निष्पक्षता के मूल आदर्शों के लिए अनुकूल होना चाहिए। तिरस्कार और निर्दयता से किसी भी अपराधी को सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि आप जितना तिरस्कार करेंगे, जितनी क्रुएल्टी दिखाएंगे कि क्या उसकी कहाँ ये होगी कि बदले की भावना आएगी, ईगो उसका हर्ट होगा, कहीं ना कहीं जब ज़्यादा बंदा परेशान किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चा भी मारने को मजबूर हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो ये भी दृष्टिकोण की उनके साथ निर्दयी क्रुएल्टी का भी बिहेवियर करना चाहिए, उनको डिफेम करना चाहिए, उनको डिसरिस्पेक्ट से देखा जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। ओके, दंडनीय कार्रवाई प्रबुद्ध कर देने वाली होनी चाहिए, अन्यथा कैदी समाज के दुश्मन बन जाते हैं, जो कि कभी भी कुछ गलत कर सकते हैं। अपराधी होने का स्थायी शत चिन्ह व्यक्ति को एक संभावित अच्छे नागरिक से एक दृढ़ अपराधी बना सकता है। ओके, हथकड़ियों का उपयोग किस प्रकार की विशेष परिस्थिति में मानवीय है? हथकड़ियों का उपयोग, ठीक है, जो प्रयोग किया जाता है किस तरीके से मानवीय है? हथकड़ियों का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब उसने कोई अजातीय अपराध करने के कारण, अजमानती अपराध करने के कारण, जो अजमानत है मतलब है अपराध जिसमें जमानत नहीं दी जा सकती, तो उसमें हथकड़ियों का प्रयोग सही है, उसमें से बंदी बनाया जा सकता है। तो उससे पहले भी उसने कोई अपराध पहले भी किया हो, या उससे पहले उसने आत्महत्या का प्रयास किया हो, या फिर वो भाग जाना चाहता हो, तो उस परिस्थिति में हथकड़ियों का उपयोग किया जा सकता है। ओके, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध क्या क्रिया विधिक रक्षा उपाय है? दिल्ली डायरी रिपोर्ट में हथकड़ी लगाने के विस्तृत कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके साथ उन तथ्यों के ऊपर विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए जिसके कारण हथकड़ी लगाई गई हो। यदि किसी भी प्रिजनर को, दोषी को हथकड़ी लगाई गई है तो परिजन भी दिल्ली जो डायरी रिपोर्ट होती है पुलिस में, उसमें लिखा होना चाहिए। राजनीतिक बंदियों को अगर हथकड़ी लगाई जाती है तो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकता। पुलिस अफसर द्वारा जज को हथकड़ी लगाए जाने का कारण बताना होगा और उसकी आज्ञा भी लेनी होगी। ओके, 10वां नंबर, क्या विचाराधीन अपराधी को दिनचर्या में कोर्ट जाते समय हथकड़ी लगाना वैधिक है? ओके, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 1980
CRILJ 1930 दैनिक नित्य कर्म में हथकड़ी लगाना अवैध है। किसी भी केस में अगर मिलने वाला अधिकतर दंड 3 वर्ष से कम है, ठीक है, तो यदि 3 वर्ष से जो कम है जिसमें सजा, ठीक है, तो उसमें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। ये सर्वोच्च न्यायालय के जो अनुसार है 1980, ठीक है, दैनिक नित्य कर्म में हथकड़ी लगाना अवैध है 1980 CRILJ 1930 भी। ओके, न्यायालय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के हाथ पांव बांधना, उसे हथकड़ी में जकड़ कर रास्ते में खड़ा कर उसे यातना देने के बराबर है। न्यायालय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के हाथ पांव बांधना, ठीक है, हाथ पांव बांधना भी गलत है, हथकड़ियों में जकड़ रास्ते में खड़ा कर यातना देने के बराबर है, ठीक है। वैध की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, यह समाज पर एक कलंक है और हमारी संवैधानिक संस्कृति में भी एक धब्बा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा लॉ कहता है कि हर किसी को लॉ किस लिए बनाया गया है, लोगों की सुरक्षा के लिए, ना कि लोगों के ऊपर थप्पड़ जाने के लिए। यदि कुछ भी गलत होता है जिससे भाई क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा मिले, जिससे लोगों की ईगो हर्ट हो, जिससे उनका कहीं ना कहीं सम्मान हर्ट हो, तो ये हर कुछ एक संविधान के विरुद्ध है, लॉ के विरुद्ध है और लॉ के लिए एक्शन मतलब कर सकता है यदि हम अपने लिए आवाज़ उठाएं। पहले तो आपको खुद अपने लिए आवाज़ उठानी होगी, तभी आपके लिए लॉ आपको एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेम्बर, एज सपोर्ट हेल्प कर पाएगा। ओके, 11वां नंबर है सुनील बत्रा के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उन अपराधियों को सलाखों के पीछे बेड़ी में रखने के लिए क्या निर्णय दिया जिनका मुकदमा विचाराधीन हो। सुनील बत्रा जो 1978 का केस था SSC 494 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उन अपराधियों को सलाखों के पीछे बेड़ियों में रखने के लिए क्या निर्णय दिया जिनका मुकदमा विचाराधीन हो, ठीक है। बेड़ियों का प्रयोग कम से कम समय के लिए होना चाहिए। बेड़ियां पहनाने के कारणों का नित्य प्रशिक्षण और उस पर विचार अनिवार्य है, मतलब उसका जो पहनाने का कारण है, जो पहनाने का जो बेड़िया कारण है उसका नित्य मतलब प्रशिक्षण मतलब इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उस पर विचार भी अनिवार्य है। इसे केवल विशेष तथा आपातकालीन परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए। अक्सर इसका प्रयोग रात्रि काल में नहीं किया जा सकता। रात्रि काल में बेड़ी का प्रयोग आपत्तिजनक है। जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं के लिए आवश्यक बन जाता है कि वह कैदियों की बेड़ी समस्या पर ध्यान दे और यह सिद्ध करे कि बेड़ियों द्वारा उसको हिरासत में रखा जा सकता है। ओके, मतलब इसमें उसका बेड़ियों का जो सॉलिड रीजन है बताना होगा और इसके आप कहाँ पे यदि आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार हो तो उसकी आप कहाँ पे कंप्लेन करेंगे। आप फ्री लीगल एड के जो वकील हैं उनके थ्रू आप मतलब वकील ले सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है, चाहे आप गरीब हैं, कौन सी भी जाति से आपके पास अधिकार है। दूसरा नंबर, आप मैजिस्ट्रेट के पास जब जाएंगे तो आप उनके पास भी कंप्लेन लिखित में कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक तरीका है, ये 2 तरीके। साथ में आपके यदि कोई परिजन घर पे जो मिलने आते हैं तो उनसे भी आप ये बात को डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एज ए सपोर्टर, वो फ्री लीगल एड आपके लिए हायर कर देंगे, वहाँ से आपके लिए वकील कार्य करेगा और वो खुद भी जाके मैजिस्ट्रेट को मतलब लिखित में उनके रीडर सर को उनकी जो ईमेल आईडी है डीजे की, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज जो होते हैं कोर्ट में, उनको भी मेल कर सकते हैं कि फलानी जगह पे जो आपका जो हमारे से जिले से संबंधित जो हमारा जेल परिसर है वहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं और काफ़ी मतलब यातना दी जा रही है। तो आप डिस्ट्रिक्ट जो सेशनल जज होते हैं आपके जिले की हो उनको भी आप शिकायत कर सकते हैं। यदि आपको वहाँ से भी काम ना मिले तो आपके फिर स्टेट में भी कंप्लेन कर सकते हैं थोड़े दिन बाद, 7 दिन बाद। यदि स्टेट के बाद भी आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन ना हो, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी वैसे तो भेज सकते हैं और साथ में ईमेल भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आपके पास एक एविडेंस बन जाएगा, जो आपने पोस्ट ऑफिस को भेजा होगा, जो उसका रजिस्टर नंबर होगा, स्पीड पोस्ट नंबर होगा, उसको सेव रखिएगा, संभाल के रखिएगा, फोटो खींच के कहीं भी अपने जीमेल में या कहीं भी, ठीक है। तो वो आप दिखा सकते हैं जब आप स्टेट में अपील करें कि ऐसी बात हो रही है और मेरी कंप्लेंट पे कोई वो नहीं किया गया। जब यदि वहाँ से भी कुछ ना बने तो वो दोनों जो कंप्लेन आपने की है, जो डिस्ट्रिक्ट में की है फिर आपने स्टेट में की है, वो दोनों कंप्लेन आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं कि फलानी जगह पे जो वो है पुलिस है काफ़ी ऐसी यातना दे रही है और गलत तरीके से व्यवहार कर रही है, जो कि मतलब अमानवीय है, ठीक है, और कानून के विरुद्ध है, ठीक है। अब 12वां पॉइंट की हम बात करते हैं जो सुनील बत्रा का ही केस था कि केस में कैदियों पर यंत्रणा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रस्ताव रखा। जो सुनील बत्रा का केस था के दूसरे केस में 1980 जो दूसरा केस है, पहला सब जो केस था 1978 2 साल पहले था, 1980 के 2 साल पहले था 1978 में, और वो 4 था। अभी 1980 है, ये 3 है, ठीक है। तो इसमें SSC 488 सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सुझाव रखे। कैदियों के अधिकतर
जो संबंधी बड़े सूचना पत्र हैं जारी करने चाहिए जिन्हें उचित स्थान पर दर्शाया जाए। ठीक है। नंबर 2 में पहले तो यही बात है कि जो कैदियों के जो अधिकार हैं संबंधी बड़े सूचना पत्र जारी करने चाहिए जिन्हें उचित स्थान पर दर्शाया जाए। नंबर 2 कैदियों कैदी नियमावली उपलब्ध करवाना आवश्यक है। कैदी नियमावली भी कुछ होती है, उसका भी उपलब्ध करवाना आवश्यक है। बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा कैदियों के खान पीन, स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि का प्रशिक्षण करना आवश्यक है। ठीक है। बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा कैदियों खान पीन, स्वास्थ्य और इत्यादि का। ओके, इसलिए तीनों में कहने का मतलब अभिप्राय ये है कि उनके जो खान पीन कैसा है, मतलब सही खानों को दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा, उनके स्वास्थ्य पे को ध्यान दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा, वहाँ अच्छी तरीके से सफाई है या नहीं, जैसे कि उनके टॉयलेट रूम में वहाँ जहाँ वो रखे गए हैं कैदी, तो वहाँ सही सफाई है या नहीं, और जो कैदी की एक नियमावली होती है उनको उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, ये भी जरूरी है। और कैदियों के जो अधिकार संबंधित जो बड़े सूचना पत्र होते हैं वो जारी किए जाने चाहिए। वो कहाँ होते हैं, जैसे कि उनके जहाँ पे हर कैदी का नज़र पड़े, मतलब ठीक है, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले कर दिए जाते हैं जो कि उनके नेटिव लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी, इंग्लिश या उनकी जो वहाँ की लैंग्वेज होती है, तो उसमें लिखे होते हैं ताकि वो पढ़ सके। ओके। और नंबर जो 4th पॉइंट होता है वह रजिस्टर रिकॉर्ड इत्यादि का भी प्रशिक्षण करे और कैदियों को निवेदन सुन उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे। और नंबर 5th पॉइंट की बात करते हैं, मैजिस्ट्रेट कैदियों से व्यक्तिगत रूप से मिले, जो मैजिस्ट्रेट है कैदियों से व्यक्तिगत रूप से मिले और उनकी शिकायत भी सुने, क्योंकि पुलिस कभी बार धोखा कर देती है लेकिन मैजिस्ट्रेट कभी भी धोखा नहीं करता। बहुत कम केस है कि 100 में से 1% कोई कर जाए, वैसे कोई धोखा नहीं करता। ठीक है, तो मतलब हम यही मान के चलते कि कोई भी धोखा नहीं करता, और मेरा मानना भी यही है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट धोखा नहीं करता। तो आप उनको लिखित में अपनी कंप्लेन लिख सकते हैं, वो उसको ऊपर जो रिएक्शन लेंगे आप उनके स्टैंप अपने और मैजिस्ट्रेट के स्टैंप भी ले सकते हैं, उनका सिग्नेचर भी करवा के अपने पास भी रख सकते हैं कि हाँ उनको कर दिया, उनको रिसीविंग हो चुकी है। ठीक है, कि उनको मिल चुका है, तो आपके पास एक एविडेंस रहेगा। ओके, नंबर 6 कैदी नियमावली को हिंदी में प्रकाशित रूप से बांटा जाए, क्योंकि हिंदी अपनी राजभाषा है, सबको आनी चाहिए, तो उसको हिंदी में बांटा जाए कैदी नियमावली को। और जेल बुलेटिन जिनमें कैदी को सुधार संबंधी कार्यक्रम हो उन्हें भी प्रकाशित किया जाए। अब नंबर 7 की बात करते हैं कि सरकार को यह सुझाव दिया जाए कि वह कैदी अधिनियम का संशोधन करे। ठीक है, और कैदी नियमावली को सुदृढ़ बनाए। ठीक है, अब हम 13% जो है 13वां नंबर का जो पर्सन उसकी बात करेंगे। इसमें यदि आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कि सरकार को यह सुझाव दिया जाए जैसे कैदी अधिनियम का संशोधन करे, तो इसमें ये बात थी कि जो कैदी अधिनियम का है तो सरकार को वो सुझाव भी दे सकती है कि इनमें कुछ संशोधन किया जाए और कैदी नियमावली को सुदृढ़ बनाया जाए, तो सरकार को यह सुझाव दिया जाए। ओके, नंबर 13वां जो पर्सन है, क्या कारागार में अवैध निरोध के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है? अवैध निरोध के लिए जी हाँ। नंबर 14 जो पर्सन है, क्या कैदियों का यह अधिकार है कि वो अपने अधिकारों और कर्तव्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सके, कि उनके अधिकार उन्हें पता होने चाहिए, उनके कर्तव्य उनको पता होने चाहिए कि वो सूचना से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कैदी को ये जो मौलिक अधिकार है कि कानून में दिए गए अपने अधिकारों और कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, अपने जो कर्तव्य हैं उनके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस कारण उन्हें जेल नियमावली और कानूनों को सुलभ और सहज रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार एक आधुनिक विचारात्मक प्रतीक है। ठीक है, तो ये आधुनिक विचारधारा का प्रतीक है कि उनको ये बात पता होनी चाहिए उनके क्या अधिकार है। कभी कभार उनके अधिकार वायलेट कर दिए जाते हैं और काफ़ी समय तक वो किसी गलत केस में फंसे रह जाते हैं या उनके पर गलत यातना भी होती है। ठीक है, जो लोगों की स्वतंत्रता के संकल्प को प्रेरित करता है, तो उनको मतलब ये जो आधुनिक विचारधारा है कि उनको अपने अधिकार पता हो, तो ये सही है। ओके, एंड नंबर 15 जो पॉइंट है, क्या बंदीकरण द्वारा कैदियों के सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं? जी नहीं, बंदीकरण द्वारा कुछ मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आवास संचार का अधिकार, अन्यथा कैदी को आम नागरिकों के स्वरूप अन्य मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ओके, नंबर 16 की बात करते हैं, क्या शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार में सम्मिलित है? क्या शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार में सम्मिलित है? जी हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने केदरा पड़िहया
बनाम बिहार राज्य सरकार में ये कहा है कि शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान में दिए मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है और यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि इसलिए यदि केस में निपटाने में यदि देरी होती है तो वह न्याय का प्रत्याख्यान होगा, इसलिए न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि दावों को शीघ्र निपटारा करे। इसमें बोला कि जो शीघ्र विचारण का अधिकार है संविधान के जो अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार में सम्मिलित है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो केदरा पहाड़िया नाम बिहार से जो मतलब केदरा पहाड़िया एक शख्स था, उसके जो अपोजिट पार्टी थी बिहार राज्य था, उसमें सरकार ने कहा था कि सरकार ने ये कहा कि शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान के दिए मौलिक अधिकार में वैसे तो सम्मिलित है और जो कि अनुच्छेद 21 में है, इसलिए यदि केस में देरी होती है तो वह जो न्याय का प्रत्याख्यान होगा, इसलिए न्यायालय से जो हम अपेक्षा करते हैं मतलब आशा करते हैं कि वो जल्दी से दावों का शीघ्र निपटारा करे। ओके, 17% है कि जब कैदी को मृत्यु दंड दिया गया हो तब क्या उन्हें सामाजिक सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो यदि कोई कैदी मृत्यु दंड से मतलब जाने वाला हो, मृत्यु दंड उसको मिलने वाला हो, तो उसको सामाजिक सुविधाओं से कैसे वंचित किया जा सकता है। जी नहीं, उन्हें ऐसी सुविधाएं जैसे कि खेल कूद के साधन, समाचार पत्र, किताबें, जेल कैदियों से मेल जोल, दोबारा सुनिएगा, उन्हें किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जा सकता, जैसे कि खेल कूद के साधन हुए, समाचार पत्र हुए, किताबें हुए, दूसरे कैदी से मेल जोल हुआ, मुलाकात का जो अवसर है प्रदान किया जाना चाहिए। मुलाकात किस तरह, जो उनके कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, उनका कोई एडवोकेट हो तो मिल सकते हैं। और फ्री लीगल एड उनको हमेशा मिल सकता है, क्योंकि जो रिमांड में रह रहे होते बंदे होते हैं, जो जेल में रह रहे होते हैं, उनके पास फ्री लीगल एड वो कभी भी ले सकते हैं, जो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, चाहे वो कितने बड़े अपराधी हों। तो न्यायालय के समक्ष हर कोई एक वो होता है कि यदि वो कभी भी अपने लिए अपील कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक रेप केस था, आई थिंक निर्भया केस था, ठीक है, उसमें वो बार बार केस में बार बार वो डाल देते हैं, अपील डाल देते हैं, पिटीशन डाल देते हैं, वो फ्री लीगल एड के थ्रू भी डाल देते हैं कई लोग। तो वो कभी इसलिए डाल देते हैं क्योंकि मतलब उनके लिए मतलब यदि उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो, कहीं से मतलब उनकी कैद ज़्यादा बढ़ाई जा रही हो, लेकिन निर्भया केस तो चलो अलग था, उसमें उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। कभी कभार क्या होता है कि मामला 3 साल का होता है, 3 साल जेल मिलनी चाहिए, लेकिन कभी कभार उनको इतनी यातना दी जाती है कि मामला 4 साल तक बढ़ जाता है, क्योंकि उनसे भी गलती करवा दी जाती है जानबूझ के जेल कैदियों से मारपीट के उनको, तो वो भी कहीं ना कहीं आक्रामक बन जाते हैं और उनकी कैद बढ़ जाती है। ठीक है, तो वैसी स्थितियों में जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो या वो अपने केस में ही चाहते हो कि दोबारा से जाँच करवाई जाए, तो उनको फ्री लीगल एड दिया जाता है। ओके, अब दूसरे कैदी से जो मेल जोल है, मुलाकात का उनको अवसर दिया जाना चाहिए। मुलाकात में उनके कोई भी फ्रेंड सर्कल आदि हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो वो मुलाकात करने आएंगे तो उनका जो एक रिकॉर्ड है वो हमेशा एक डायरी में रहता है, जो कि जेल डायरी में रहता है, ताकि कोई गलत बंदा उनसे मिलकर कोई गलत एक्टिविटी ना करवा पाए। ओके, परंतु ये जब जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार और नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ गलत ना हो। यदि कैदी एकांत में रहकर चिंतन अथवा प्रार्थना करना चाहता है, तो वो परिवार से मिलना चाहता हो, तो उसकी मानसिक स्थिति वे व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनसे यह सुविधा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। देखिए, सुनील बत्रा जो बनाम दिल्ली का जो केस था, सुनील बत्रा फिर बनाम दिल्ली प्रशासन के केस का निर्णय, और चार्जर सोबराज बनाम दिल्ली प्रशासन का केस, 2 केस की बात कर रही हूँ, सुनील बनाम दिल्ली प्रशासन, चार्जर्स सोबराज बनाम दिल्ली प्रशासन का जो केस था, उसमें यह बताया गया कि जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे खेल कूद के साधन, समाचार पत्र, किताबें, दूसरे जेल कैदियों से मेल जोल और मुलाकात का अवसर, जो घर वाले आते हैं, कोई भी उनके फ्रेंड फैमिली जो भी हैं मिलने आते हैं, उनको उनसे मिलने दिया जाना चाहिए, जो कि उनके मौलिक अधिकार है, चाहे वो कितने बड़े अपराधी के हों। ओके, नंबर 18 की बात करते हैं। क्या वह कैदी जिसे दंड दिया गया हो स्वयं द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के लिए मजदूरी की मांग किया जा सकता है। जैसे कि जो कैदी होते हैं उनसे कुछ ना कुछ काम तो करवाया जाता है, जैसे किसी से अभी जो हाल फिलहाल में लोगों से मास्क बनवाए जा रहे हैं, किसी से आटा पिसवाया जाता है, किसी से कुछ करवाया जाता है, किसी से कुछ करवाया जाता है, तो मजदूरी वो हर कोई कर रहा होता है। वहाँ कोई प्लम्बर का काम कर रहा होता है, किसी को प्लम्बर का काम होता है, किसी को कंप्यूटर काम होता है तो वो कंप्यूटर काम कर लेता है, हर कोई अपने तरीके से काम करता है वहाँ, किसी को इलेक्ट्रिशियन का भी काम होता है, तो हर कोई अपनी मजदूरी करता है। तो जी हाँ, यह आवश्यक थी जो कैदियों की जो न्यूनतम मजदूरी है उन्हें मिलनी चाहिए, ये उनका कानूनी अधिकार है। नंबर 19 ये आता है कि क्या किसी भी कैदी को उस पुस्तक को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जो पुस्तक उसने जेल कैद में रहकर लिखी हो। अब मतलब हमारे जितने भी
जिन्होंने देश आज़ाद करवाया था, बहुतों ने लिखी थी डायरी। जेल में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने भी लिखी थी, बहुतों ने लिखी थी, तो उनकी प्रकाशित की गई थी। मैं उदाहरण ये दे रही हूँ इसलिए कि हाँ, मतलब इसलिए उदाहरण दिए ताकि आपको समझ जाए कि कौन कौन से बंदे थे। मतलब हर किसी को ये अधिकार है कि जब वो जेल में रह के कोई डायरी लिख रहा है, किसी बात पे लिख रहा है, उसकी डायरी अच्छी है, पब्लिश करने लायक है, तो उसकी डायरी को पब्लिश करना चाहिए। जो प्रभाकर जो का जो केस था, एयर 1966 SC 424, प्रभाकर AIR 1966 SC 424 के केस में अभियोगी ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तक लिखी। तो इसका भी मैं PDF आपको दे दूंगी, आप उसको जरूर पढ़िएगा। आज ही दे दूंगी मैं इसको, आप इसको जरूर पढ़िएगा। ओके, तो उन्होंने पुस्तक जो लिखी थी उसे भारतीय रक्षा नियमों 1962 और बम्बई अभिरक्षा अवस्था अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रकाशित करने से प्रतिबंध किया गया। ठीक है, तो इसे भारतीय रक्षा नियमों 1962 और बम्बई अभिरक्षा अवस्था 1950 के अंतर्गत वैसे तो प्रकाशित करने से प्रतिबंध किया गया, परंतु जब न्यायालय के आदेश आए, क्योंकि न्यायालय के पास गया मामला, फिर लीगल एड के थ्रू गया होगा या खुद उसने मजिस्ट्रेट को अपील की होगी, कुछ भी किया होगा, तो उनके पास ये गया, तो इस प्रतिबंध को अवैध बताया गया और उसकी पुस्तक प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए। और यह भी कहा गया कि इससे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ये बुक काफ़ी अच्छी है। अब 20 जो हमारा प्रश्न आता है वो इस बात में है, क्या कैदी को जो वर्गीकरण करना चाहिए? जी हाँ, उनका जो वर्गीकरण है उनकी आयु, लिंग जैसे कि कोई लड़की है, कोई किन्नर है, कोई आदमी है। आदमियों को आदमियों के साथ रखा जाता है, लड़कियों को लड़कियों के साथ, किन्नरों के साथ। लड़की को आप लड़कों वाले मतलब जेल कैद में नहीं डाल सकते और लड़कों को लड़के वाले में डाल सकते, ये अपराध है। ठीक है, तो उनका वर्गीकरण होना चाहिए और जो उनका आपराधिक रिकॉर्ड हो और विशेष अभिव्यक्ति के जो आधार पर होना चाहिए। ऐसा करने से उनके प्रति सही व्यवहार प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी। अब नंबर 21 जो आता है, क्या कैदियों को उनके द्वारा दिए गए अपराध की संगीनता जो मतलब हम देखते हैं संगीनता जो होती है के अनुसार जेल में रखा जाना चाहिए कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है? जी हाँ, क्योंकि मान लो कोई मर्डर वाला आदमी है जिसने मर्डर केस किया, उसको आम जिसने चोरी चारी की हो या मतलब मारपीट के केस में थोड़े दिन के लिए अंदर गया हो, तो उसके साथ रख दिया जाए तो उसकी भी जेल, उसकी भी जान मान को हानि हो सकती है। तो जितना बड़ा अपराध हो उसके अनुसार ही उनका वर्गीकरण होना चाहिए और उनके अनुसार ही उसको जेल में रखना चाहिए, उनकी कैटेगरी में। ओके, नंबर 22, क्या वे अपराधी जिन्हें विरुद्ध मुकदमा अभी विचाराधीन है, जिनके विरुद्ध जो मुकदमा है अभी सोच विचार में है कि क्या होगा क्या नहीं, जजमेंट नहीं निकली, विचाराधीन है, उन्हें क्या बाकी अपराधियों से अलग रखना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि यदि वो गलत लोगों के बीच रहेगा तो एक तो उसकी गलत मानसिकता बन जाएगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर, उसकी जान मान को भी हानि हो सकती है। नंबर 3, उसकी मानसिक जो स्थिति है, उसकी शारीरिक स्थिति है, उसको भी काफ़ी आघात मतलब उसको काफ़ी वो भी पहुँच सकता है, ग्रीवेंस मिल सकती है। तो काफ़ी कारणों से उसका जो भी मतलब जो अभी जो केस में जजमेंट नहीं निकला, ऑर्डर पास नहीं हुआ, तो इन अपराधियों को अलग रखना चाहिए, ये कानून के अनुसार है। जापान में इस बात को विशेष महत्व दिया जाता है कि जिन कैदियों पर मुकदमा अभी विचाराधीन हो उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग रखा जाता है। उन्हें जिस प्रकार से मतलब कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। अनियमित और आकस्मिक अपराधी, अनियमित मतलब जो हर रोज नहीं आते यहाँ, और आकस्मिक अपराधी जैसे कभी कभी कोई जेल के मतलब में आ गया मारपीट के कारण या किसी कारण से, ठीक है, उसने किसी के ऊपर थप्पड़ मार दिया, किसी को गलती से किसी के ऊपर गाड़ी चला दी गलती से, तो अभी विचाराधीन है कि भाई इसने किया या नहीं किया अपराध। तो ये जो आकस्मिक अपराधी होते हैं, अनियमित अपराधी होते हैं, ये पहला नंबर। ये अभ्यस्त अपराधी होते हैं, फिर जिनकी सब अपराधी एक वो अपराधी होते हैं नंबर 3 जिसमें सजा लंबी दी गई हो। फिर चौथा अपराधी बाल अपराधी मतलब बच्चे वगैरह, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा अलग ध्यान रखा जाता है ताकि उनका अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए, उनको अपराध के दृष्टिकोण से उनको अपराधी ना बनाया जाए। ठीक है, नंबर 5 वे अपराधी जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष की हो, मानसिक रूप से जो अस्वस्थ अपराधी होते हैं। फिर नंबर 6 महिला अपराधी। नंबर 7 रोगी अपराधी जिनकी उपचार की आवश्यकता हो। नंबर 7 विरुद्ध अपराधी। और नंबर 8 जो विदेश के अपराधी होते हैं उनको अलग तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं जापान में। ठीक है, और नंबर 23 हमारा जो प्रश्न होता है, क्या राज्य सरकार कैदियों को उसके राज्य में स्थित एक जेल से दूसरी जेल में ले जाने के लिए निर्देश दे सकती है? क्या जो राज्य सरकार होती है, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, कैदियों को एक राज्य से दूसरे जेल में उसी राज्य में स्थित एक जेल से दूसरे जेल में, मान लो एक राज्य है जैसे हरियाणा,
पानीपत से जैसे मान लो तो करनाल में जाना है, क्या वो निर्देश दे सकती है? जी हाँ, यह शक्ति कारागार के अधीक्षक के पास भी हो सकती है। कारागार के जो अधीक्षक होते हैं उनके पास भी हो सकती है। अब जो 24 हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कारागार के अधीक्षक को क्या करना चाहिए जब अपराध दोनों कानून, जेल अधिनियम और जेल मैनुअल एवं भारतीय दंड संहिता के उपलब्ध उपबंधों के अंतर्गत आता हो। तब कारागार अधीक्षक के पास दो विकल्प आते हैं, ये तो वसीयता कैदी अधिनियम व जेल मैनुअल के अंतर्गत कार्यवाही कर कैदी की सजा निर्धारित कर सकता है। तब कारागार अधीक्षक के पास दो विकल्प होते हैं, तो वह सीधा कैदी अधिनियम व जेल मैनुअल के अंतर्गत कार्यवाही कर कैदी के लिए सजा निर्धारित कर सकते हैं, कैदी अधिनियम और जेल मैनुअल के अंतर्गत। ठीक है, तो कार्रवाई कर कैदी के लिए सजा निर्धारित कर सकता है, या फिर कैदी को उपयुक्त कोर्ट जिसके पास उसको कैदी द्वारा दिए गए अपराध के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई की गई हो, कार्रवाई करे जाने की शक्ति हो, वहाँ भेज सकता है। तो मतलब इसमें ये है कि या तो वो कोर्ट से जहाँ से उसको अपराध के विरुद्ध मतलब कार्रवाई हुई हो जिसके ऊपर जहाँ से, तो यहाँ तो वहाँ उसके पास वहाँ भेजा जा सकता है, या जो अधीक्षक है या तो वह सीधा कैदी अधिनियम व जेल मैनुअल के अंतर्गत कार्रवाई कर सजा निर्धारित। तो जो कैदी है उसको मतलब कारागार जो अधीक्षक है उसके पास दो विकल्प मैंने आपको बता दिए हैं, कैदी अधिनियम जेल मैनुअल के अंतर्गत उस पर कार्रवाई कर सजा निर्धारित कर सकते हैं। ओके, अब दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जेल अधीक्षक जो होता है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेल अधिनियम व जेल मैनुअल के अनुसार जो उसके विचार से उपयुक्त हो ऐसे अपराधी की सजा निर्धारित कर सकता है, तब वह कैदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष उसी अपराध के लिए दोबारा सजा के लिए नहीं भेज सकता। इसके लिए जेल अधिनियम व जेल मैनुअल में भी प्रावधान दिए गए हैं। तो मतलब बार बार उसको एक अपराध के लिए मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेज सकता। तो यदि उसका अपराध एक ही है तो वो जेल अधिनियम व जेल मैनुअल के अनुसार जो उसके विचार से उपयुक्त हो उससे अपराधी की सजा निर्धारित कर सकते हैं। ओके, नंबर 25 ये आता है कि कैदी को किस प्रकार के कपड़े दिए जाने का प्रावधान है। कैदी को 4 जोड़ी कपड़े, अंगवस्त्र, तौलिया, बेडशीट आदि रखे जाने का अनुमति है। जींस, ऊंचे स्पोर्ट के जूते और मोटे सोल वाले स्लीपर यह सैंडल पहनना मना है। क्या मना है? मतलब वो बेसिक चीज़ें रख सकते हैं, जीन्स जो ये नहीं पहन सकते, ऊंचे स्पोर्ट्स के जूते नहीं पहन सकते, मोटे सोल वाले स्लीपर नहीं पहन सकते, सैंडल नहीं पहन सकते, मतलब जो लग्जरी आइटम है वो नहीं पहन सकते। महिलाओं को ऊंची जो एडी की सैंडल है वो पहनना मना है। नंबर 26 सज्जा फतह कैदियों को जेल में किस प्रकार की पोशाक यूनिफॉर्म दी जाती है। ओके, सज्जा फतह कैदियों को जेल द्वारा दी गई पोशाक पहनना आवश्यक है। ठीक है, सर्दियों में उन्हें कपड़े दिए जाते हैं। कैदी की आवश्यकता अनुसार जेल 6 माह में जेल मैनुअल के अनुसार 6 माह में कुर्ता पजामा देने का प्रावधान है। ठीक है, तो सर्दियों में उनकी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा, सर्दी के कपड़े दिए जाएंगे, लेकिन जो 6 माह में जेल मैनुअल के अनुसार जो उन्हें कुर्ता पजामा दिया जाना चाहिए वो दिया जाएगा, उनके जो पोशाक यूनिफॉर्म है। ओके, 27 जो हमारा क्वेश्चन है, कैदी को वस्त्र के संबंध में जेल द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। सभी जेलों में बंदियों द्वारा जेल उद्योगशाला पे ही सिलाई की दुकानें चलाई जाती हैं। ठीक है, तो बंदियों द्वारा जो जेल उद्योगशाला है तो वहीं पे ही सिलाई की दुकानें चलाई जाती हैं। यदि वह कैदी वस्त्र सिलवाना चाहे तो बाहर से कपड़ा मंगवा सकता है या बंदी कल्याण कैंटीन से भी खरीद सकता है। ठीक है, और हर जेली के पास वो 6,000 तक रख सकता है अपने पास पैसे। ठीक है, तो रुपये 6,000 तक रुपये रखने का उसके पास प्रावधान है। 6,000 से ऊपर हमारे पानीपत में तो नहीं है पैसे रख सकता, तो 6,000 तक रख सकता है। तो 6,000 में जितने वो वस्त्र खरीदना चाहे खरीद सकता है, अपनी खाना पीना जो भी खरीदना चाहे, अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी करना चाहे कर सकता है। तो मूलभूत तो नहीं, ना कि लग्जरी आइटम। ठीक है, मूलभूत आवश्यकता को पूरी कर सकता है। 28 कैदी को फ़ोन पत्राचार की सुविधा किस तरह प्रदान की जाती है। मुलाकातों के अलावा कैदी प्रिजन कॉलिंग इंटीमेट सिस्टम के माध्यम से फ़ोन कॉल द्वारा अपने परिवार के सदस्यों और वकीलों के संपर्क में रह सकता है। यह विशेष कॉलिंग सिस्टम सभी जेलों में स्थापित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से कैदी दैनिक कॉल कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि जो मुलाकातों के अलावा कैदी प्रिजन कॉलिंग इन्वेट सिस्टम होता है के माध्यम से फ़ोन कॉल द्वारा अपने परिवार के सदस्य और वकीलों के संपर्क में रह सकता है। ये विशेष कॉलिंग सिस्टम सभी जेलों में स्थापित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से कैदी दैनिक कॉल कर सकता है। प्रत्येक कॉल का खर्चा शुल्क 1 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से लिया जा सकता है।
ठीक है। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों वार्डों में अलग अलग ये PICS मशीनें होती हैं, जिसमें प्रिजन जो होते हैं कैदी जो प्रिजन कॉलिंग इन्वेट सिस्टम होता है, इसके माध्यम से कॉल कर अपने परिवार के सदस्य और वकीलों से संपर्क में रह सकता है। ठीक है। तो ये PICS हर एक कोर्ट में होता है, जिसमें सभी जो जेल के में ये स्थापित किया जाता है विशेष कॉलिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से जो अपनी दैनिक कॉल भी कर सकता है और इसका शुल्क 1 रुपया बताया गया। ओके। जेल मैनुअल के अनुसार पत्राचार की सुविधा भी कैदियों को उपलब्ध कराई जाती है। जो कैदी दूसरे जिले या राज्य के हैं जहां उनके परिवार के पास फ़ोन की सुविधा ना हो, टेलीफोन की सुविधा ना हो, तो या जिनके परिवार के सदस्य मुलाकात करने के लिए यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो यह पत्राचार की जो सुविधा होती है उनके लिए लाभकारी रहती है। पत्राचार क्या होता है? जैसे कि डाकिए के थ्रू अपनी बात कहना, डाक के थ्रू, पत्र के थ्रू। ठीक है। और 29 कैदियों के भोजन संबंधी कारागार में क्या प्रावधान है? ठीक है। तो जेल में सभी प्रकार की बंदियों हेतु भोजन का पैमाना आहार विशेषज्ञों के सलाह पर सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जो जेल में होते हैं सभी प्रकार के जो बंदी होते हैं उनके लिए भोजन का जो पैमाना है आहार विशेषज्ञों की सलाह पर सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। सुबह व दोपहर के समय 1-1 कप चाय दी जाती है। सुबह नाश्ते में 100 ग्राम ब्रेड 250 ग्राम दूध प्रत्येक बंदी को दिया जाता है। प्रातः और साय के भोजन में 5 रोटी व प्रातः रोजाना बदला हुआ दाल और साय को मौसम के अनुसार बदलवा सब्जी, साय को भोजन और मौसम के अनुसार बदलवा सब्जी। तो इसमें ये बताया गया कि भाई सुबह जो रास्ते में 100 ग्राम तो ब्रेड दिया जा सकता है और 250 ग्राम दूध है प्रत्येक बंदी को दिया जाता है। ठीक है। और सुबह और दोपहर 1-1 कप चाय दी जाती है। ठीक है। तो जो इस तरह मतलब ये जो भोजन का पैमाना है आहार विशेषज्ञों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो प्रातः और जो साय मतलब सुबह और शाम भोजन में 5 रोटी 350 ग्राम आटे की होनी चाहिए कम से कम। ठीक है। यानी कि पतली पतली बना दे 350 ग्राम से कम की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वह प्रातः रोजाना जो बदलवा दाल 70 ग्राम और साय को भोजन मौसम के अनुसार बदलवा सब्जी मतलब मौसम के अनुसार सब्जी और दाल जो सब्जी है 200 ग्राम दी जाती है। सप्ताह में प्रत्येक रविवार को जो मीठी खीर भी दी जाती है। राष्ट्रीय पर्वों पर बड़े बड़े त्यौहार पर मिठाई व विशेष भोजन भी दिया जा सकता है। डॉक्टर के निर्देश पर बंदियों को विशेष भोजन भी दिया जाता है। महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों को नॉर्मल अनुसार अलग से बिस्कुट, दूध, चावल व फल भी दिए जा सकते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज बताती हूँ जो मुझे पता है, जो हमें बताया गया कि जैसे कि मतलब जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, जैसे कि मैंने आपको बताया 6000 जो हमारे पानीपत में है कि उनके अकाउंट में रह सकते हैं। तो उसमें वो कभी कभार जो होता है कि भाई अपने अनुसार मिठाई वगैरह भी खरीद सकते हैं। ठीक है। कभी कभार जो नमकीन बिस्कुट कुछ अपना मुंह चटपटा करने की इच्छा है तो वो भी खरीद सकते हैं। इतना ज़्यादा वो भी नहीं किया जाता उनको मेंटली टॉर्चर कि वो अपने बिल्कुल ही खान पान की चीज़ों पे उनको मिले ही ना, तो उनकी खान पान की चीज़ों पे वो मांग सकते हैं। अपने 6000 जो होते हैं तो वो जो अपना खर्चा करते हैं, तो वो जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बताया था उसमें इसका रिकॉर्ड होता है कि उन्होंने 1 रुपया खर्च किया, 5 रुपये खर्च किए, 10,000 तो नहीं, उन्होंने 2000 खर्च किए हैं, उनसे कौन मिलने आया, कितने बजे उन्होंने कैंटीन पे गए, तो सारी बातें उसमें रिकॉर्ड होती हैं सॉफ्टवेयर में। यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाए तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपनी मैजिस्ट्रेट को कह सकते हैं कि जाँच करवा दी जाए और मेरे जो हित हैं उनकी रक्षा की जाए। अब 30 जो क्वेश्चन है, जेल कैंटीन में कैदियों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं? जेल कैंटीन में सूखी सब्जियां, घी, मसाले, अचार, तेल इत्यादि का स्टॉक होता है। कोई भी कैदी कैंटीन से उन वस्तुओं को निर्धारित मूल्य अदा करके प्राप्त कर सकता है, निर्धारित मूल्य अदा करके। ठीक है। जो उसका रेट है 2 रुपये है, 5 रुपये है, जो भी है उस चीज़ का रेट उसको दे के प्राप्त कर सकता है। जिसकी खरीदारी के लिए रसीद अनिवार्य है, उसको रसीद देनी होगी, वो रसीद उसको देनी जरूरी है। तो जैसे कि हम वैसे तो आम जगह जो लोकल शॉप पे जाते हैं कोई रसीद नहीं मिलती, लेकिन उसमें रसीद मिलती है। तो उसमें जो उनके जो रुपये होते हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं। ऐसे नहीं होते जैसे कि हम 2 रुपये हाथ में लिए घूमते, 10 रुपये हाथ में लिए घूमते हैं, वो नहीं होते। उनके जो जेल कैदियों के जो रुपये भी होते हैं वो अलग ही होते हैं, तो उनकी रसीद भी अलग ही होती है। ठीक है। तो वो आप मतलब आप जब कभी किसी जेल कैदी के साथ मिले होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वो चीज़ होती हैं। एक ईशान LLB की मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था, तो आप उसमें देख सकते हैं। ईशान LLB की काफ़ी अच्छी वीडियो थी, यूट्यूब चैनल है वहाँ पे, तो उसमें आप देख सकते हैं। उन्होंने जेल कैदी के ऊपर बताया था, काफ़ी अच्छी वीडियो थी वो। ओके। इसमें जो उक्त कैंटीन जो हरियाणा जेल कैंटीन प्रबंधन नियम, क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो जो 1965 हम उसको याद कैसे करेंगे? इंदिरा गांधी के मरने से 9 साल पहले नहीं, 9 साल पहले नहीं, 5
19 साल पहले, हाँ, इंदिरा गांधी के मरने से 19 साल पहले 1965 में ये था, संशोधित जो सितंबर 2003 के अनुसार चालित होती है। ठीक है, तो आप अपनी मतलब जो भी चीज़ खरीदते हैं आपको रिसीट लेनी अनिवार्य है, आप उसको लीजिए। साथ में आप कितना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर में उसको इनपुट होने दीजिए, उनका डाटा होने दीजिए। यदि आपके यहाँ कोई गलत व्यवहार होता है भी है तो आप फ्री लीगल एड के थ्रू अपनी बात को मैजिस्ट्रेट के पास पहुँचा सकते हैं। आपके पास आर्टिकल 32 मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष आप भी अपनी बात कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, क्योंकि जिसको थोड़ी कानूनी बातों का पता हो तो वो भी अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपने केस लड़ने के लिए मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 आपको एम्पावर करता है, हमारे देश का जो कानून, ठीक है, ये आर्टिकल 32, तो अपनी बात आप खुद भी मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। और बेहतर रहेगा कि फ्री लीगल एड के वकीलों के थ्रू करी जाए और उनके पर ज़्यादा अपना ये ना कहा जाए कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार वो भी खिंच जाते हैं और आपका काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा उनको अपने अनुसार चलने दीजिए और उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करिए कि हम किस तरह दुखी हैं, और उनको अपनी बात लिखित में भी दे सकते हैं लिख के, तो जिससे वो आपका केस लड़ेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है divanshi.com डिजिटल लिटरेसी ज्ञान, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस जो कि कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए हमने बनाया है। कंज्यूमर के कहीं भी अधिकारों की अवहेलना होती है, उनके क्या अधिकार हैं, उनको हम कोई सामान खरीदते हैं, कहीं पढ़ के आते हैं, कोई बैंक की सर्विस लेते हैं, कोई टेलीकॉम की सर्विस लेते हैं, तो उनके रिव्यू भी हमने वहाँ पे बताए हैं डिजिटल लिटरेसी ज्ञान में, एजुकेशनल पे। और जो हमारे जो चैनल जिस पर आप हमें वॉच कर रहे हैं, जिस पर आप हमें देख रहे हैं, इस पर हम सभी कुछ चीज़ों पर बात करते हैं जो हमें जानकारी है, जिस चीज़ को हम समझते हैं कि दूसरों को भी पता होनी चाहिए। तो ये हमारा एक व्लॉग चैनल है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो तीनों यूट्यूब चैनल divanshi.com डिजिटल लिटरेसी ज्ञान, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ जो हमारे FB, ट्विटर, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट जो भी अकाउंट है सोशल मीडिया पे, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, जो कि हमारा नाम है दिवांशी के नाम से, DEEVNSHI, DEEVNSHI, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सोशल मीडिया जो नेम है हमारा दिवांशी का लिंक आपको मिल जाएगा, जो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपकी कोई क्वेश्चन की बारी है तो बिना शर्माए आप पूछिएगा, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। ठीक है, यदि आपका कोई फ्रेंड हो, कोई आपका कोई रिलेटिव हो, कोई आप खुद ही कभी केस में फंसे हों, आप कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल ID भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम मोटिवेट हों, और हमारी चैनल जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम और भी नई नई वीडियो आपके लिए खोज के लेके आते रहेंगे कि आपके लिए कितना आपको और भी नॉलेज मिले, आपको और भी हमारा चैनल है आपके लिए और भी बेनिफिशियरी हो, लाभदायक हो। तो हम आपके लिए ज़रूर ये एफर्ट करेंगे, ज़रूर आपके लिए प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमें ज़रूर शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा।